हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 2। जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं 30 नवंबर 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होने वाला है और इस एग्जामिनेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में आने वाले क्वेश्चंस। उसको हम जो ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी फॉर्म में समझेंगे और उसी में सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो पाए। पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इस वीडियो के अंदर हम 15 मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो भी स्कोर हो आउट ऑफ 15 कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल डिफाइंस स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। कलर चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो स्टेट वर्ड है वो कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है और वो स्पेसिफिकली पार्ट 3 के अंदर वो आर्टिकल है। जैसे कि आप जानते हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी कि पार्ट 3 के अंदर वो कौन सा आर्टिकल है जो वर्ड स्टेट को डिफाइन करता है, इन शॉर्ट वर्ड डिफाइन करता है। चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 12, ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 13, ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 14 एंड ऑप्शन डी कहता है आर्टिकल 19। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड्स का टाइम दूंगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन को समझ पाएं, आंसर को चूज कर पाएं और स्पेशली अपने करेक्ट आंसर को चूज कर पाएं। तो चलिए आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट। फास्ट का इज फास्ट। वेल, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ऑफ पार्ट 3 डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। अगर आप आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 डीपली डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अदर ऑर्गन्स है, एटसेट्रा को आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट, गाइस हाई कोर्ट्स, इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल। अगर आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने पार्ट 1 देखा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 कहता है आर्टिकल 32, ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 226, ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 131 एंड ऑप्शन डी कहता है आर्टिकल 227। Again, you have 5 seconds to choose the correct answer. The right answer is option B, Article 226. देखो, अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू 2 आर्टिकल्स से हमें पता लगता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 और जो पावर देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। यानी कि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। बट वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, आर्टिकल 226 एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को। तो जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं उस स्टेट की हाई कोर्ट पे आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। और यहां पे जुडिशियल रिव्यू की पावर भी ओनली सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के पास ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो कहां पे अप्लाई होती है? फंडामेंटल राइट्स पे,
प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस पे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस पे, या फिर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे? गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, लॉ के अंदर जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एटसेट्रा। तो क्वेश्चन मे बी डिफिकल्ट, अगर आपको डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, बट टेक 5 सेकेंड्स एंड ट्राई टू चूज द राइट आंसर। सोचिए गाइस, सोचिए। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के ऊपर अप्लाई होती है। यानी कि इस डॉक्ट्रिन का कहना क्या है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि उनसे, उसके साथ कंफॉर्मिटी में, यानी कि उससे अग्री नहीं करते हैं, फंडामेंटल राइट के को वायोलेट करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, कुछ भी चीजें, उन्हें ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है डोरमेंट कर देगी। डोरमेंट का मतलब है कि उन्हें शांत कर दिया जाएगा। अब अगर मैं हिंदी में कहूं, डोरमेंट का मतलब यह है कि रुक जाना, सो जाना, मतलब कि आप एक्टिव नहीं हो। तो वो जो लॉज है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की वजह से डोरमेंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच schedule of Indian Constitution deals with the distribution of power between union and the state? आप जानते ही होंगे, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्केड्यूल्स के बारे में। स्केड्यूल्स कितने होते हैं? अभी 12 है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 को जब बनके तैयार हुआ था, उस समय कितने स्केड्यूल थे ओरिजिनल के अंदर? 8 स्केड्यूल थी, यानी कि 4 बाद में ऐड हुए हैं। तो इन स्केड्यूल के अंदर कौन सा ऐसा स्केड्यूल है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है यूनियन और स्टेट के बीच में? ऑप्शन ए 5th स्केड्यूल, ऑप्शन बी 7th स्केड्यूल, ऑप्शन सी 8th स्केड्यूल एंड ऑप्शन डी 9th स्केड्यूल। 5 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट गाइस, थिंक अबाउट इट। बहुत इजी है। वेल, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 7th स्केड्यूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है। अगर आप 7th स्केड्यूल देखेंगे, 7th स्केड्यूल देखेंगे तो 7th स्केड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यहां पे यूनियन की पावर अलग डिस्ट्रीब्यूट की है, स्टेट की पावर अलग बताई गई है, और कंकरेंट के अंदर वो पावर्स लिखी गई हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों में से कोई भी इस पे लॉज बना सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। द डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी, जो मैंने अभी बात किया था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बाद मैंने एक वर्ड बोला था, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड की गई है? थिंक अबाउट इट। उससे पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 32। 5 seconds. Think about it, guys. The right answer is option A, Article 13 Clause 1. Article 13 Clause 1 talks about doctrine of severability, though not explicitly बात नहीं करता है, but implicitly बात करता है। Let's move on to the question number 6. Which article deals with amendment of the constitution? यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें जो हम अमेंडमेंट करते हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? कौन सा आर्टिकल हमें एम्पावर करता है कि हम संविधान के अंदर अमेंडमेंट कर सके? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 370। 5 seconds. The right answer is option C. Article 368 gives power to the parliament to amend the constitution of India. 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, एटसेट्रा। सो क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट इट।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच केस फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर यह डिक्लेयर किया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ऐसा एक केस है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बेरुबारी यूनियन केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस एंड ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस। 5 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट गाइस। कौन से केस के अंदर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया था? बहुत इजी सवाल है, सभी जानते हैं हम। केशवानंद भारती केस जो एक लैंडमार्क केस था, का लैंडमार्क इंपैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर। आज भी ऐसा कहा जाता है कि अगर केशवानंद भारती केस ना हुआ होता तो शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया ऐसा नहीं होता जैसा आज है। हाँ, इससे पहले बेरुबारी यूनियन केस के अंदर 1960 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया था, बट उसके बाद लार्जर बेंच यानी कि 13 जजेस बेंच ने उसे रीवैल्युएट करा अपने डिसीजन को और उसे चेंज कहा, यानी कि उस डिसीजन को चेंज करके केशवानंद भारती केस के अंदर कहा कि नो, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट इट वाज लेटर अडॉप्टेड। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता या फिर पता भी होगा कि जो प्रियम्बल है, हालांकि सबसे पहला है, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट इसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया था। सबसे लास्ट जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट हुआ है, दैट इज प्रियम्बल। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव्ड, यानी कि 44th संशोधन ने, यानी कि संविधान में जो 44वां संशोधन हुआ था उसने क्या चीज फंडामेंटल राइट्स में से हटा दी थी? थिंक अबाउट इट। बहुत इजी है, ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज लास्ट वीडियो को भी देख लो। क्वेश्चन घुमा के है, सेम क्वेश्चन मतलब सिमिलर क्वेश्चन है बट घुमा के पूछा गया है इस बार। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम एंड ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हटाया गया था फंडामेंटल राइट्स में से? सोचिए, 5 सेकेंड्स है आपके पास। The right answer is right to property, guys. Right to property पहले 19(1)(f) के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बाद में इसे फंडामेंटल राइट चैप्टर से उठाया गया और आर्टिकल 300 एंड कैपिटल ए में इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया फंडामेंटल राइट से हटा के। राइट टू इक्वालिटी 14 के अंदर दिया गया है, राइट टू फ्रीडम 19 के अंदर दिया गया, राइट टू एजुकेशन 21 कैपिटल ए के अंदर दिया गया, 2002 के अंदर हमने ये अमेंडमेंट करके ऐड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट इट, व्हाई इट इज द राइट आंसर। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक करना ना भूलें। दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is a federal feature of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर कौन सा है? ये नहीं कि कौन सा नहीं है, कौन सा है। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। दो वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे तो वी से यूनियन वर्ड मेंशन है बट फेडरल वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, डिस्पाइट इट इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर क्या होते हैं, उसमें से कौन सा फेडरल फीचर है? ऑप्शन ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये फेडरल फीचर है? ऑप्शन बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये फेडरल फीचर है? ऑप्शन सी सिंगल सिटीजनशिप, क्या ये फेडरल फीचर है? या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि आप देखो ना, इंडिया में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर चलता है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकेंड्स, चूज द राइट आंसर।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल फीचर के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, वहां पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का अलग और सेंटर का अलग, अमेरिका की तरह। सिंगल सिटीजनशिप अमेरिका में नहीं है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और सेंट्रल यानी कि यूनियन की आपकी व्हाट वी से दैट सिटीजनशिप इज डिफरेंट। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मैंने को बता दिया, वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे हर स्टेट का एक अपना कोर्ट है, यहाँ पे भी है। बट आप क्या करते हो, लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में आपकी बात नहीं बनी तो फिर आप हायर कोर्ट में गए, वहां बात नहीं बनी तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हो उसी चीज को लेके, चाहे आप कहीं भी रहते हो, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं भी आप रहते हो। बट वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे आप लोअर कोर्ट में गए और उसके बाद आप स्टेट के हाईएस्ट कोर्ट में गए और वहां पे आपका केस खत्म, या फिर वहीं पे आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप फेडरल कोर्ट के अंदर वहां पे नहीं जाते हो, फेडरल कोर्ट के अंदर वहां पे सिर्फ फेडरल मैटर्स ही जाते हैं, तो वहां पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। सो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। Which part of the constitution deals with fundamental duties? बहुत इजी है गाइस, बहुत बहुत इजी है, कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है अच्छे से। ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4A, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 6। 5 सेकेंड्स, चूज द राइट आंसर। आई नो दैट आपको 5 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन, ऑप्शन बताओ भाई। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 क्या है, DPSP। पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट पार्ट 4। पार्ट 4 इज DPSPs, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इन पार्ट 4। सो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। बट उससे पहले एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द लॉज इंक्लूडेड इन 9th schedule फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट? आपने देखा होगा बार बार फंडामेंटल राइट्स को लेके बहुत इंडिया के अंदर इशू। अगर आपने देखो थोड़ा ना, अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी है, आई वुडेंट से हिस्ट्री, आई वुड से पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री कह लो, पॉलिटी कह लो, व्हाटएवर, तो आपको पता लगेगा, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना अगर आपको पढ़नी है तो फिर, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आई वुड सजेस्ट, थोड़ा ब्रीफ में अगर मैं कहूँ तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आप देखोगे तो जब फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे उनको लेके बहुत डिस्प्यूट रहा। सरकार कहती थी ये करना है, ये करने के लिए फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते थे, पब्लिक कहते थे हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो इसी के लिए सरकार ने एक 9th schedule बनाया था। आपको पता 8 तो पहले से थे, उसके बाद एक 9th schedule बनाया और उसमें कहा गया जो भी कानून इस 9th schedule के अंदर डाल दिया गया उसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, उसको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। आपको पता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप 32 का यूज करोगे सुप्रीम कोर्ट भाग जाओगे, 226 का यूज करोगे हाई कोर्ट भाग जाओगे, और आप कहोगे जी मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, मुझे इसकी प्रोटेक्शन चाहिए। अब सरकार के पास कोई इससे बचने का तरीका था नहीं, सरकार कहती थी हमें देश के लिए भी काम करना है, तो सरकार ने अमेंडमेंट लाके एक 9th schedule बनाया और कहा कि इसके अंदर जो भी हम कानून डालेंगे उस पे जुडिशरी सवाल नहीं उठा सकती है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू 9th schedule, रुक जाओ, क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन द 9th schedule फ्रॉम बीइंग, हाँ 9th schedule कौन से लॉज को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कौन सा आर्टिकल है वो। ऑप्शन ए आर्टिकल 31B, आर्टिकल 30, ऑप्शन बी आर्टिकल 31A, ऑप्शन सी आर्टिकल 13 और ऑप्शन डी आर्टिकल 32। 5 seconds. Guys, the right answer is आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A जिसके थ्रू 9th schedule बनाया गया और कहा गया कि भाई जो भी लॉ इसके अंदर डाले जाएंगे उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगी कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के पास आप जा ही नहीं सकते हो। आर्टिकल 31A। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस होते हैं, जजेस को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट। 5 सेकेंड्स हैं,
ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी है, यू कैन इजीली सॉल्व. 5 seconds. द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. गाइज आप एक बात याद रखना, जो भी सीनियर डेजिग्नेशंस है उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. आप कहोगे सर जजेस को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. भाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना जरूरी है. आप कंसल्ट, आप कहोगे सर वो कंसल्ट तो कंकरेंस है. हाँ, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस के अंदर ये सारी चीजें बातें निकल के आई थी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस. ठीक है, 3 और 5, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर अबाउट दैट, मेरे दिमाग से निकल गया. आई चेक दैट, डोंट वरी फॉर दैट. बट अभी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, even the supreme chief justice of India. So the question number 12, option B is the correct answer. Let's move on to the question number 13. Doctrine of basic structure. Last video में भी शायद हमने ये पढ़ा था. The doctrine of basic structure was reaffirmed. अच्छा, question different है. Doctrine of basic structure को reaffirmed कौन से केस के अंदर किया गया? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें केशवानंद भारती केस के अंदर मिली थी. उसको रीअफर्म यानी कि उसको किस केस के अंदर कहा गया कि भाई ये डॉक्ट्रिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सही है? ए.के. गोपालन के अंदर कहा गया. ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 5 seconds. इसमें तो आपको टाइम लगेगा सोचने के लिए, बट टेक 5 seconds एंड आई कैन नॉट गिव यू मोर देन दैट. और बताइए कि किस केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म करा गया था. 5 seconds. The right answer is option B, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण. गाइस आपको पता हो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हुआ था. किस लिए हुआ था? इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेके हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट मशीनरी को अपने इलेक्शन के लिए यूज किया है. देयरफॉर हर इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड एंड शी शुड बी रिमूव्ड एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो इसी के अंदर जब ये केस कोर्ट के अंदर गया था, पहले ये आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था और वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म करा गया था. क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स? कौन सा आर्टिकल आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है कह लो? ऑप्शन ए 301, ऑप्शन बी 304, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 305. ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या है आर्टिकल फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स? फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंदर दिए गए हैं? पार्ट 3. पार्ट 3 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये है. इट्स वेरी ऑब्वियस ही बात है. अगर ये फंडामेंटल राइट है तो 12 से 35 के बीच में है, तो इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का राइट मिला हुआ है. इट वाज द लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम, यानी कि जो हमने कंकरेंट लिस्ट बनाई है, अब कंकरेंट लिस्ट कौन से स्केड्यूल के अंदर है? 7 स्केड्यूल के अंदर. 7 स्केड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, मैंने आपको बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. उसका आइडिया कौन सी कंट्री से लिया गया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी कनाडा एंड ऑप्शन डी आयरलैंड. 5 seconds. सोचिए गाइस, सोचिए. यस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने बोरो किया है. अब कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए हमने आयरलैंड से क्या बोरो किया है, किस चीज का आइडिया हमने आयरलैंड से बोरो किया है. सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा. सो गाइस आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस. आज हमने देखे 15 क्वेश्चंस जो बेस्ड थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे साथ प्रैक्टिस की, ऑल इंडिया बार एग्जाम्स के अंदर आपको आराम से 10 क्वेश्चंस करने में बहुत ही, आई कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.